चलिए, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और हेडिंग दे दिया जाएगा हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व, और ध्यान देंगे हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में कल आपको बताया गया था। इसमें ये डायग्राम हम लोग डिस्कस किए थे। इस डायग्राम में क्या है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी सॉलिनॉइड में हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख के मैग्नेटाइज करते हैं, और मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज का ये जो प्रोसेस है, इसी में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजेशन का लैग करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ लैगिंग करना, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। और मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में जो आप कर्व फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व। तो लिखा जाए, डिफाइन करेंगे। हिस्टेरेसिस कर्व है, डिफाइन करना होगा, लिखेंगे हिस्टेरेसिस कर्व है और लिखकर डैश दे दीजिएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जो आप हिस्टेरेसिस कर्व लिख रहे हैं, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कहते हैं। तो डिफाइन करेंगे, मैग्नेटाइजेशन कर्व है, मैग्नेटाइजेशन कर्व है और हिस्टेरेसिस कर्व है, मैग्नेटाइजेशन कर्व है और हिस्टेरेसिस कर्व है, और हिस्टेरेसिस कर्व है इज द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन and intensity of magnetizing field, intensity of magnetizing field, फुल स्टॉप दे के लिखेंगे, it is the property of ferromagnetic substance, it is the property of ferromagnetic substance। हो गया बालक। चलिए, तो समझते हैं एक बार फिर से, और इसका ये हम लोग कर्व बनाएंगे। तो देखिए इसमें है क्या, आपको डायग्राम से कल बताया गया था, एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सॉलिनॉइड है और इसको अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से हम लोग कनेक्ट करते हैं, we put a ferromagnetic substance or material inside it, इसके अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये सब्सटेंस रखा जाए। नाम आप जानते ही हैं, कौन कौन सा है जी, फेरस है, कोबाल्ट है, निकेल है, निको है, टंगस्टन कोबाल्ट है, टंगस्टन स्टील है, ये सारा होता है। तो ध्यान देंगे, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से इसको ऐड कर दिया गया और इसमें करंट का हम लोग फ्लो करना शुरू कर दिए। करंट को हम लोग स्मॉल आई से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल आई से दिखाएंगे हम लोग। तो करंट फ्लो हुआ, और आपको मालूम है कि जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होगा तो ये अपने अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है, याद है बालक। और इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ स्ट्रेंथ होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, H से, और इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कि अगर आप किसी को मैग्नेटाइज कीजिएगा तो आपका फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तो H है। और इस H स्ट्रेंथ के कारण अगर किसी को मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर I है। अब इस बात को समझने के लिए एक और डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। यहां पर हम एक मैग्नेट ले रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पे एक और हमने मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और आपने बोला कि सर इनके बीच में तो फील्ड बनेगा। तो फील्ड का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ जरूर होता है, और इसी स्ट्रेंथ को हम किस नाम से जानते हैं, H से। हम इलेक्ट्रिक से नहीं, अभी हम यहाँ पर फील्ड से ही आपको बता रहे हैं, इसके बाद वहां पे आएंगे। तो हमने बोला इन दोनों के बीच में कोई फील्ड होगा,
और इस फील्ड को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाएगा। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखना है, मैग्नेट नहीं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे। अब आप क्या देखिएगा कि जो दोनों का फील्ड है ये इसको कंप्लीट मैग्नेट बना दे रहा है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया। तो अब बताइए, तो कांटेक्ट में है नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर आया कैसे? तो आप बोलेंगे सर आपने फील्ड में रखा है, और फील्ड का अपना एक स्ट्रेंथ होता है जिसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। अब ये फील्ड क्या करेगा, इसको मैग्नेटाइज कर देगा, और मैग्नेटाइज करके इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर ला देगा जिसको मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। तो आप आई से लिखे या कैपिटल एन से भी लिखा जाता है, दोनों से हम लोग आई से लिखेंगे, या बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ही बताता है, इसका 5 नाम है। ठीक है, तो आप बी आई एम, अभी हम लोग जो बात करेंगे वो आई को ही लेके करेंगे क्योंकि ये एच और आई का ही ग्राफ होता है। तो समझिएगा, हमने बोला कि जैसे ही फील्ड में रखा गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये मैग्नेटिक नेचर को कैसे डिनोट करेंगे, तो आई से। तो हमने बोला कि 100% मैग्नेट हो गया बालक, 100% ही मैग्नेट है। तो अब बताइए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर को आप कैसे डिनोट करेंगे, आई से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आई का रीजन बताइए, आई कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो आप बोलेंगे ड्यू टू करंट प्रोड्यूस हुआ है। करंट नहीं फ्लो होगा तो फील्ड जनरेट होगा नहीं, जब फील्ड नहीं होगा तो उसका स्ट्रेंथ नहीं होगा। और आई कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो ड्यू टू एच, क्योंकि जब फील्ड ही नहीं रहेगा, ये फील्ड नहीं रहता तो इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आई आता, बिल्कुल नहीं आता। तो ये आई जो हमने लिखा है ये मैग्नेटाइजेशन है, आप इसको मैग्नेटिक बिहेवियर के टर्म में भी समझ सकते हैं। इज अ मैग्नेटाइजेशन, हम उसको मैग्नेटाइज किए हैं कितना परसेंट, तो हमने बोला कि 100% हमने इसको मैग्नेटाइज किया है। कोई दिक्कत वाला यहां तक? अब इसी को हम लोग थोड़ा सा अंदर समझेंगे। हमने बोला कि यहां पर इस डायग्राम में कोई सोलिनॉइड है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, और इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया गया है। अब जैसे ही करंट फ्लो कीजिएगा तो ये अपना एक फील्ड बना लेगा जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाएगा। कोई दिक्कत बालक? और जैसे ही फील्ड बन जाएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा, वो भी कंप्लीट। ये 100% मैग्नेटिक बिहेवियर रख लिया। अब बताइए कि आप कह रहे हैं सर हम करंट बढ़ाते जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर 100% तो पहले से हो चुका है, और करंट हम और बढ़ा रहे हैं तो क्या 100+ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका अपना एक स्ट्रेंथ होता है कि हम इतना ही मैग्नेटाइज हो सकते हैं, आप जितना भी फील्ड बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। ये हमारा H होगा तो ये हमारा -H होगा, ये I होगा तो ये हमारा -I होगा। ये तो ऑरिजिन होता है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो यहां से हमने बोला कि ये क्या है, तो ये फील्ड है, फील्ड का स्ट्रेंथ, और फील्ड जितना बनेगा उतना ही आपके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, जिसको आई से लिखे हैं। तो आपने बोला ये कुछ डायग्राम इस तरीके से हमने खींचा। तो आपने बोला सर यहाँ पे आप क्यों रोक दिए, हमने बोला दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन मतलब अब आपका मैग्नेटिक मटेरियल अब ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, वो लास्टली मैग्नेटाइज है। तो जिस पॉइंट पर वो अपना मैग्नेटाइजेशन रोक देता है उससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन पॉइंट में देख सकते हैं कि H का इतना वैल्यू है, I का इतना वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है इतना है, तो इस पर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर इतना है बालक। और ये जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। अब हमने बोला कि यहां से देखिए थोड़ा सा, यहां से यहां तक ला दिए और यहां पर लाके रोक दिए। तो आपने बोला सर ये रोक क्यों दिए, तो हमने बोला कि जैसे ही ये तो 100% ऑलरेडी मैग्नेटाइज है, अब आप धीरे धीरे अपना करंट कम कीजिए और बंद भी कर देंगे। तो ये बताइए कि इसमें अगर करंट ये बंद कर दिया जाए, ठीक है, इसमें करंट का फ्लो क्या कर देंगे, 0, सर्किट को ओपन कर देंगे,
तो ये फील्ड H रह जाएगा नहीं, H कितना हो जाएगा 0, क्योंकि करंट नहीं तो H नहीं। तो जब H नहीं तो I को भी क्या हो जाना चाहिए था, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाना चाहिए था 0, ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि डीमैग्नेटाइज नहीं है पूरा, 100% अगर था तो अभी ये 30% अपने पास मैग्नेटिक बिहेवियर रिटेन किए हुए हैं, रखे हुए हैं, और इसी को मैग्नेट का मैग्नेटिक रिटेंटिविटी कहा जाता है। अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेट बना दिए और डीमैग्नेटाइज करना शुरू किए, तो आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं लेकिन वो अपने अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द मैग्नेट। उसको मैग्नेटिक मटेरियल का रिटेंटिविटी कहा जाता है कि आप डीमैग्नेटाइज कर लीजिए लेकिन फिर भी अपने अंदर ये क्या रखेगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। क्लियर है? तो इसके लिए एग्जांपल कल हमने बताया था कि कोई आप मैग्नेट ले लीजिए, उसमें आप आयरन नेल्स को सटा के रख दीजिए और आप सबको एक साथ अलग कर दीजिए, तो देखिएगा आपस में कुछ देर तक वो सटा रहता है और धीरे धीरे टेम्परेचर से अफेक्टेड होकर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेट के कांटेक्ट में अगर कोई रहता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और जब अलग किया जाएगा तो कुछ देर तक उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर रहता है। तो यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर हमने बोला कि यहाँ पे आप फील्ड के स्ट्रेंथ को 0 कर दीजिए, मतलब करंट का फ्लो 0 कर दीजिए। तो जब करंट का फ्लो 0 कर दीजिएगा तो H तो 0 हो जाएगा, तो I को भी 0 होना चाहिए था, लेकिन ये I 0 नहीं होगा। अब यहां पर हम ये ग्राफ यहां तक लाके छोड़ दिए, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर H का वैल्यू 0 है लेकिन I का वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ध्यान देंगे ये H वाला लाइन है तो ये तो 0 पर है, लेकिन I का वैल्यू देखिए नीचे से यहाँ कुछ हाइट पर है, नीचे से ये हाइट पर है, तो ये हाइट पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो याद रखेंगे कि सर इस पॉइंट पर आपने क्यों रखा है, तो इसलिए रखा कि हम करंट को 0 कर दिए, फील्ड को 0 कर दिए, लेकिन अभी इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर है और दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी, रिटेन किए हुए। ठीक, इसको हटा रहे हैं। तो ये है वाला का आपका स्कोर। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए फाइनल। तो आपने बोला सर ये कर्व जैसा बना दिए, क्या बना है थोड़ा समझिए। नाम भी दे देंगे, इसका नाम हम लोग दे देंगे O है तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, दैट इज E, दैट इज F और A। क्लियर है वाला? तो यहाँ पर बता दिया आपको कि इस पॉइंट ये जो है OB को हम लोग क्या बोलेंगे, तो OB को याद रखिएगा रिटेंटिविटी कहा जाएगा, और इस पॉइंट पर I का वैल्यू पॉजिटिव है और H का वैल्यू क्या है 0। क्लियर है वाला? अब हमने बोला इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से यहां तक लाने का मतलब समझिए, इस पॉइंट पर ये यहां से इधर निगेटिव वाला H है, तो H का वैल्यू निगेटिव का मतलब आप अपोजिट फील्ड अप्लाई किए हैं, और इस पॉइंट पर यहां पर क्या होता है, यहां पर H का वैल्यू निगेटिव होता है और I का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्लियर वाला? तो आपने बोला कि सर I तो ऊपर था, तो इस लाइन पर होने का मतलब आप ये भी पढ़ें कि x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, तो ये हमारा x वाला है तो इस पर y वाला क्या होगा 0। तो इस पॉइंट पर आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो करंट हम इधर से फ्लो कर रहे थे अब इधर से फ्लो नहीं करके इधर से कर रहे हैं, इधर से करंट का फ्लो हो रहा है, तब तो H का काम इधर करेगा, H फील्ड इधर बनाएगा, और जब इधर बनाएगा तो सब उल्टा काम करेगा। तो ध्यान देंगे जैसे ही आप अपोजिट फील्ड अप्लाई करते हैं ये कंप्लीट डीमैग्नेटाइज कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा बनेगा तो जो वो रिटेन रखा था
अपने अंदर 30% मैग्नेटिक बिहेवियर को रखा था, वो क्या कर देगा? जीरो। ध्यान से सुनिए और समझिए बाकी लोग। हमने यहां पर बोला कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और जो मैग्नेट अपने अंदर रिटेन किए हुए था मैग्नेटिक बिहेवियर, वो क्या कर देगा? लूज कर देगा और फिर से अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर लेगा, फिर से मैग्नेटाइज कर लेगा 100%। ठीक है, तो आप कर क्या रहे हैं? तो आप पहले मैग्नेटाइज किए, फिर डीमैग्नेटाइज किए, फिर मैग्नेटाइज करेंगे, तो ये बार बार आपका प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन इस प्रोसेस में हमने क्या कंसीडर किया? तो हमने कंसीडर किया कि आपका H जो है अगर जीरो होता है तो I पॉजिटिव हो जाता है, अगर I जीरो करते हैं तो H निगेटिव हो जाता है। मतलब H और I ये जो दोनों हैं एक दूसरे के साथ लैग करता है। लैग मतलब आगे पीछे रहना, कि अगर एक पॉजिटिव है तो एक जीरो है, एक जीरो है तो एक निगेटिव है, तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो पाते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक नेचर कुछ ना कुछ रह जाता है। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कोरिजिविटी। इसको कोरिजिविटी कहते हैं। कोरिजिविटी का मतलब ये होता है कि हम फील्ड को उल्टा कर दिए हैं तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया है? जी। अभी लिखेंगे भी, इसके बारे में आपको बताएंगे हम। तो याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड कोरिजिविटी। इसको कोरिजिविटी कहा जाता है। तो इसमें दो चीज है, एक हिस्टेरेसिस कर्व है, एक हिस्टेरेसिस है। तो हम पहले हिस्टेरेसिस को समझेंगे और तब कर्व को। तो हमने बोला कि द लैगिंग बिहेवियर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। मतलब इन दोनों का आगे पीछे रहना, लैग करना हिस्टेरेसिस कहलाता है। क्योंकि देखिए एक पॉजिटिव है तो एक जीरो है, तो पॉजिटिव ज्यादा होता है जीरो से। एक नेगेटिव है तो एक क्या है? जीरो। तो जीरो ज्यादा होता है नेगेटिव से। तो ये दोनों एक दूसरे को लैग कर रहा है, कोई आगे है तो कोई पीछे है, कोई पीछे है तो कोई आगे है। तो द लैगिंग बिहेवियर ऑफ H एंड I इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। यही हिस्टेरेसिस है। क्लियर है? तो अब इसी सब के बारे में हम लोग को लिखना होता है, समझना होता है। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें से एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखा जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे कि H जो है ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और ये क्यों आया है? तो ड्यू टू, ध्यान देंगे ये H क्यों प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो यहां लिखेंगे ड्यू टू करेंट, क्योंकि इन्हीं के बीच रिलेशन हमको बताना है, तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि I बताइए, तो आप बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इसका कारण क्या है? तो ड्यू टू H। क्लियर है? तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसके नीचे इसको लिखना होगा, और तब हम आगे कर्व पे बात करेंगे। बनाइए। हाँ, डायग्राम बना के नीचे उसको लिखना होगा, क्योंकि ये I वर्सेस H कर्व होता है, मैग्नेटाइजेशन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। और करंट कैरिंग सोलेनॉइड में किसको रखा गया है? तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। ये जो आपने रखा है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हो गए दोनों।
अब इसके बाद हम लोग कर्व बनाएंगे, तो आप डायग्राम में भी देखे थे और हम लोग भी बनाए हैं, तो दोनों में से आप कोई बना सकते हैं। हटा इसको। तो यहाँ पर एच का कॉज क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का करंट है, और आई का कॉज क्या है? तो एच है। हो गया वाला। नेक्स्ट ये डायग्राम बना लीजिए, दैट इज हिस्टेरेसिस कर्व। ये आई वर्सेस एच का कर्व होता है। बनाओ बनाओ जल्दी। ये जो होगा आपका आई वर्सेस एच का कर्व होता है। बन गया। हो गया जी बालक। देखिए, तो ये पॉइंट क्या है? दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। हम लोग भी ऐसे ही डायग्राम बनाए हैं, तो देखिए तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। ये तो आपका रिटेंटिविटी हो गया, ये कोरिजिविटी हो गया, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, इस पॉइंट पर याद रखना होगा कि इस पॉइंट पर एच का वैल्यू क्या होता है? 0, और आई का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इस पॉइंट पर यहाँ के लिए एच का वैल्यू निगेटिव होता है, निगेटिव, और आई का वैल्यू क्या होता है? 0। तो बताइए इसमें लैगिंग नेचर दिख रहा है? लैगिंग मतलब आगे पीछे वाला नेचर, तो बिल्कुल। तो यही बिहेवियर क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस। तो आप भी अपने डायग्राम के नीचे पहले डायग्राम में 2-3 पॉइंट मेंशन कर लीजिए। सैचुरेशन पॉइंट कर लेंगे, रिटेंटिविटी कर लेंगे, कोरिजिविटी कर लेंगे, और ये बाकी जो लिखा हुआ लिख लीजिए। और इस पॉइंट पर, या इसको अलग से भी हम लोग लिख सकते हैं कि रिटेंटिविटी पर बी पॉइंट पर एच का वैल्यू क्या होगा? 0, एंड आई का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। एक और था सी पॉइंट था, सी पॉइंट पर एच का वैल्यू क्या है? निगेटिव, एंड आई का वैल्यू क्या है? 0। नहीं, जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं उसमें ये लिख लेंगे आप, सैचुरेशन पॉइंट है, ये आपका रिटेंटिविटी है, कोरिजिविटी है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन है, सैचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। जो लिखा हुआ है सामने सारा लिख लीजिए, और इसके नीचे ये दोनों लिख लेंगे। और हम लोग आई लिए थे, यहाँ पे बी है। आपको बताया था हमने कि बी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, और एम भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी को मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ही उसके पास आता है।
हो गया बालक, कुछ पूछना है इसमें? हटा जाए। अब देखिए, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा पॉजिटिव कैसे होगा, तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0, और इस एक्सिस के लिए अगर बात करें तो ये निगेटिव वाला, देखिए वहां लिखा हुआ है निगेटिव वाला एक्सिस है, और इस पर आई क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में हमारा। ये कब बनता है, तो जब करंट को अपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लो कराएंगे सर्किट में तब। और पीछे वाले डायग्राम में हमने बताया था कि आप करंट को उल्टा कर दीजिए, इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो इंटेंसिटी विल बी 0। हो गया डायग्राम। ये नीचे लिखे हैं कि बी पॉइंट पर H 0 है एंड I क्या है, 0, और C पॉइंट पर क्या है, H निगेटिव है एंड I 0। I मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर कह सकते हैं, ये मैग्नेटाइजेशन होता है। जिनको नहीं समझ में आया तो आप ये समझ सकते हैं सर I 0 का मतलब वो अपने अंदर मैग्नेटिक नेचर नहीं रखा है, और I पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर अभी मैग्नेटिक बिहेवियर है, वो कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज नहीं हुआ है। आगे बढ़ा दिया जाए। अब इसमें डिफाइन कर लेंगे हम लोग, रिटेंटिविटी और कोरिजिविटी को डिफाइन करेंगे। सर ये होता क्या है, हटा इसको बालक। अभी दोनों को डिफाइन करेंगे, रिटेंटिविटी को, तो इसके नीचे आप रिटेंटिविटी लिखकर डैश दीजिए, रिटेंटिविटी। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है सर, रिटेन करना मतलब रखना, मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करेगा, ये रखेगा अपने पास। तो लिखेंगे रिटेंटिविटी, लिखकर डैश दीजिए, बोला जाए, लिखेंगे इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, it is the capacity of a substance to retain, it is the capacity of a substance to retain its magnetic behavior, to retain its magnetic behavior or property, to retain its magnetic behavior or property, magnetic behavior or property after the removal of magnetic behavior or property after the removal of magnetic field, after the removal of magnetic field। हो गया बालक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये अपने अंदर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर को रखता है, और दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। चलिए नेक्स्ट, कोरिजिविटी, इसको डिफाइन करेंगे, बोला जाए। लिखा जाए इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, it is the amount of magnetic intensity, it is the amount of magnetic intensity required, it is the amount of magnetic intensity required to demagnetize a magnetic material, it is the amount of magnetic intensity required to demagnetize a magnetic material। तो ये बताइए कि अगर H का वैल्यू निगेटिव नहीं लिया जाए तो I आपका 0 होगा नहीं। तो ये कह रहा है कि डीमैग्नेटाइज करने के लिए, आपको I 0 करने के लिए जो आप वैल्यू लिए हैं H का जो निगेटिव वैल्यू लिए हैं, यही कोरिजिविटी कहलाता है। क्लियर है बालक। किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर 0 करने के लिए
मैग्नेटिक नेचर जीरो करने के लिए, मतलब आई जीरो करने के लिए जितना मैग्नीट्यूड आप एच का यूज करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड कोरिजिविटी। कोई दिक्कत वाला समझने में? अब आगे हेडिंग देंगे हिस्टेरेसिस लूप पे। हिस्टेरेसिस लूप पे बोला जाए लिखेंगे व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, when a ferromagnetic material is magnetized, when a ferromagnetic material is magnetized in one direction, magnetized in one direction, it will not come back, it will not come back to the zero magnetization, it will not come back to the zero magnetization when the imposed magnetizing field is removed, हो गया वाला। ये कह रहा है कि आप किसी को मैग्नेटाइज कर दिए और आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जैसे ही फील्ड को हटा दिया गया, अभी डायग्राम में हम लोग समझ रहे थे, जैसे ही हम लोग फील्ड को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो हटाने के बाद भी ये डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है वाला। यही अभी हम लोग लिखे हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए so the cyclic process of cyclic क्यों बोल रहे हैं, बार बार रिपीटेड होता है प्रोसेस। so the cyclic process of magnetization and demagnetization, magnetic material form a loop which is known as hysteresis loop, और कर्व है, हो गया बालक। ये डेफिनेशन हो गया, पीछे हम लोग डायग्राम से समझे थे। तो आप बोलेंगे सर बार बार जो मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहा है, इसमें क्या होता है, कर्व फॉर्म होता है। जैसे इसी में हम लोग क्या किए हैं, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले आप इसको मैग्नेटाइज कर लिए, ध्यान देंगे बालक, सबसे पहले हम लोग मैग्नेटाइज कर लिए, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो दैट इज कॉल्ड, दैट फॉर्म अ लूप है, और कर्व दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व। इसमें एक चीज और याद रखेंगे, एक पढ़ने वाले हिस्टेरेसिस है, लॉस भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आप मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज बार बार ये प्रोसेस रिपीट करते हैं तो इसमें कुछ एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो इसमें कुछ एनर्जी भी लॉस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस बोलेंगे। चलिए, तो हिस्टेरेसिस लिखकर डैश दीजिए, केवल हिस्टेरेसिस। तो आपको बताया गया है कि H और I में जो लैगिंग नेचर होता है दैट इज हिस्टेरेसिस। लिखेंगे द phenomenon of lagging behind, the phenomenon of
the phenomenon of lagging behind the magnetization, lagging behind the magnetization ब्रैकेट में I लिख लीजिएगा, मैग्नेटाइजेशन ब्रैकेट में I with respect to magnetizing field, with respect to magnetizing field ब्रैकेट में H, with respect to magnetizing field ब्रैकेट में H is called hysteresis, is called hysteresis। क्लियर है बालक? तो आप पढ़ के देख लीजिए, आपने लिखा है कि जो लैगिंग नेचर होता है H और I के बीच, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। अच्छा, I की जगह पर मैग्नेटिक इंडक्शन B भी लिख सकते हैं, ठीक है, B भी लिखा जाता है। अभी अपने ग्राफ में देखा था B था, तो I भी होता है, B भी होता है, M भी होता है, क्योंकि सारा एक ही नेचर का होता है वाले। अब यहां पर जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, इसका जो एरिया होता है, ये जो एरिया अगर इसका निकालेंगे तो ये एरिया जो होगा ये एनर्जी लॉस को बताएगा। नोट करके थोड़ा सा लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है, नोट करके लिखा जाए, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है इज प्रोपोर्शनल टू, area of hysteresis loop is proportional to energy wasted per unit volume, energy wasted per unit volume of the material, energy wasted per unit volume of the material in each cycle of the magnetization, हो गया। मतलब हर एक साइकिल में ये जो एरिया होगा वो क्या बताएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो एक साइकिल के बराबर होता है। मतलब मैग्नेटाइज किए तो भी एनर्जी वेस्ट हुआ, डीमैग्नेटाइज किए तो भी हुआ। कितना होगा? तो जितना आपका एरिया डायग्राम का होगा उसके बराबर होगा बालक। कितना हुआ? नोट 1 ही हुआ ना। नोट नंबर 2 में लिखेंगे, फॉर बेटर परमानेंट मैग्नेट और डैश दे दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए? फॉर बेटर परमानेंट मैग्नेट और डैश दे देंगे। तो ए नंबर में लिखा जाए, ए नंबर में लिखेंगे हाई रिटेंटिविटी, ए नंबर में लिखा जाए हाई रिटेंटिविटी। बी नंबर में लिखेंगे हाई कोरिजिविटी, हो गया बालक, हाई कोरिजिविटी। और सी नंबर में लिखेंगे लार्ज एरिया ऑफ, सी नंबर में लिखा जाए लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है, लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप है। हो गया बालक। तो याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि बहुत बेहतर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग परमानेंट बनाना है तो क्या क्या ज्यादा होना चाहिए? रिटेंटिविटी हाई होना चाहिए, कोरिजिविटी हाई होना चाहिए और एरिया उसका ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्लियर है बालक? अब एक और बता दे रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि अगर मैग्नेट बनाना है तो 2 तरह का आपको मैग्नेट बनाने के लिए सब्सटेंस देंगे। एक देंगे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक देंगे हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो किससे मैग्नेट बनाना बेहतर होता है, ठीक है, इसके बारे में बात किया जाए तो हार्ड वाले से मैग्नेट बनाना बेहतर होता है, क्योंकि उसका रिटेंटिविटी भी ज्यादा होता है और कोरिजिविटी भी ज्यादा होता है।
इसके बारे में बात हुआ था कल डायग्राम में? नहीं। तो देखिए वाले, तो एक तरफ हम ले रहे हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एक तरफ लिया जाए हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब दोनों में अंतर क्या है कि इसका जो आप ग्राफ बनाइएगा तो ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा? तो यहां से जाके यहीं पे आ जाएगा। रीजन क्या है इसमें? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जितना जल्दी मैग्नेटाइज होगा उतना ही जल्दी डीमैग्नेटाइज होता है, और यहाँ पर H0 कीजिएगा तो I भी क्या हो जाएगा? 0। जबकि इसमें क्या होता है हार्ड वाले में कि ये अपना मैग्नेटिक बिहेवियर रिटेन करता है। देखिए यही इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है, तो 0 कहाँ हुआ है जबकि यहाँ पर 0 हो गया है। तो आप बोलेंगे कि इसमें फील्ड को हटाने के बाद भी इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फील्ड हटाए तो बिहेवियर भी क्या हो गया? 0। तो बताइए अगर परमानेंट आप मैग्नेट बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि फील्ड हटाया जाए तो इसका स्ट्रेंथ 0 हो जाए? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमेशा इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आप मैग्नेटाइज किए, करंट हटा लिए, फील्ड हटा लिए, फिर भी अपने अंदर रिटेन करता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें H का वैल्यू 0 है लेकिन फिर भी I क्या है? पॉजिटिव। तो याद रखेंगे इसको। अब ये क्या होगा तो यहाँ पर ना आएगा, ये यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर इसका कोरिजिविटी भी 0 है और आपका रिटेंटिविटी भी क्या है? 0। लेकिन इसका अगर रिटेंटिविटी हाई है तो देखिए इसका कोरिजिविटी भी क्या होगा? हाई होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे सॉफ्ट, तो आप बोलेंगे हार्ड यूज करेंगे। इसका रीजन क्या है कि इसके अंदर रिटेंटिविटी ज्यादा होता है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर को ज्यादा रिटेन करता है और जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता है वाले। चलिए तो आगे डिफाइन करना होगा। ये अभी हम लोग क्या लिखे? नोट ना, एक और नोट लिख लिया जाए, नोट करके लिखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन कॉइल, magnetic material used in coil of generator, magnetic material used in coil of generator or transformer, generator or transformer, it should have डैश दे दीजिएगा और ए नंबर में लिखेंगे। ए नंबर में लिखा जाए लो रिटेंटिविटी, ए नंबर में लिखेंगे लो रिटेंटिविटी, बी नंबर में लिखेंगे लो कोरिजिविटी। किसके लिए लिख रहे हैं? जनरेटर के लिए लिख रहे हैं, लो कोरिजिविटी। और सी नंबर में लिखेंगे स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। और डी नंबर में लिखेंगे सॉफ्ट आयरन इज बेटर देन स्टील, सॉफ्ट आयरन इज बेटर देन स्टील। अब आपसे कहा जाए कि जनरेटर जो बना रहे हैं उसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाए कि स्टील का, तो आप बोलेंगे सॉफ्ट आयरन का। क्यों सॉफ्ट आयरन का? अभी आपको बताए हैं कि दोनों जितना जल्दी मैग्नेटाइज होता है उतना ही जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे कंडीशन है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए जनरेटर के लिए क्या प्रेफर करेंगे, सॉफ्ट आयरन की स्टील? तो आप बोलेंगे स्टील। रीजन क्या है कि इसका लो उल्टा का बोले हैं जी। अच्छा, तो सॉफ्ट आयरन में क्या होता है? रिटेंटिविटी लो होता है, कोरिजिविटी लो होता है, इसका स्मॉल एरिया ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, इसीलिए स्टील से ज्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग किसको? सॉफ्ट आयरन। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए हिस्टेरेसिस लॉस। तो अभी आपको समझाने वाला हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में कि आप बार बार जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं इसमें एनर्जी वेस्टेड होता है और यही एनर्जी का वेस्ट जो होता है हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। बोला जाए लिखेंगे
during the cycle of magnetization, during the cycle of magnetization, during the cycle of magnetization and demagnetization, during cycle of magnetization and demagnetization of magnetic material, energy is wasted, फुल स्टॉप दे के लिखेंगे this energy appears as heat energy, such energy loss is known as hysteresis loss. अब इसी को क्या कहा जाएगा बालक? हिस्टेरेसिस लॉ कहा जाएगा। बता सकते हैं ना जी कि मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का जो प्रोसेस, इसमें एनर्जी बहुत लॉस होता है और यही लॉस क्या कहलाएगा? हिस्टेरेसिस लॉस कहलाएगा। अब यहाँ से नोट लिखना है 1 2 3 4। अभी पीछे कितना नोट हुआ था? 4 नंबर से कंटिन्यू करें। नोट नंबर 4 में लिखा जाए, लिखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन magnetic dipole, placed in uniform magnetic field, और डैश दे दीजिए। ध्यान देंगे, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट भी कह सकते हैं, बार मैग्नेट को ही हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, तो टॉर्क कितना काम करेगा? तो टॉर्क टाउ इक्वल टू होगा mb sin थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, ये हो जाएगा वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। अब सवाल ये है सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था तो बिल्कुल वहां ये था p sin थीटा था और वेक्टर के फॉर्म में कितना? तो p क्रॉस e था। कंपेयर अगर करेंगे तो याद रखेंगे, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b। इसमें p और इसमें mb दोनों के बीच का एंगल होता है। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो क्रॉस लिख लीजिए। तो इसको ओके बालक। नोट नंबर 5, लिखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, a magnetic dipole in external magnetic field, ओके बालक। तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ पे मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें किसी डाइपोल को रोटेट कराया जाए, ठीक है, किसी डाइपोल को हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इसको थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है? याद कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में भी रोटेशन के लिए वर्क डन निकाले थे,
तो ये वर्क डन होगा W इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, और एक इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम बी, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये दोनों होगा, लिख लिया जाए। ये कैसा वर्क डन है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेटिंग डाइपोल इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म। याद रखिएगा, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है तो दो दो मोशन आ जाता है। हो गया वाला। अब यही अगर इलेक्ट्रिक में डाइपोल को घुमाने में वर्क डन पढ़ना हो तो क्या पढ़े थे? Pe 1 माइनस कॉस थीटा। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बाकी वही है। चलिए बालक, और कुछ अगले नोट में। अब ये बताइए कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होता है कि एक ही होता है? तो एक ही। जितना हम वर्क डन करते हैं सिस्टम का एनर्जी हो जाता है। तो अगले नोट में लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसको लिख लीजिए। हो गया बालक। ये U है, W नहीं है। W को हटा दिए हैं क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। जितना आपका वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा बालक। यहाँ पर U इक्वल टू कितना है? पोटेंशियल एनर्जी को U से ही लिखा जाता है, दैट इज mb 1 माइनस कॉस थीटा। और याद रखेंगे 0 डिग्री से चला है तब 1 है, अगर कह देगा 90 से 180 तो इसमें रखिएगा, जहां से चलेगा थीटा 1, जहां तक जाएगा थीटा 2। अगले नोट में कितना हुआ नोट? 6 हो गया, 7 लिखना है। लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल पोजीशन, ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। तो देखिए ये कितना होता है, ये होता है इतना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। हो गया। M क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। R क्या है? डिस्टेंस जहां पे निकालना है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पीयर इनवर्स स्क्वायर। 8 नंबर नोट में लिखा जाए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि वहां पर हाफ होता है इसका, इक्वेटोरियल पर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा m अपॉन r क्यूब। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि एक्सियल पर ट्वाइस होता है इंटेंसिटी, किसका? इक्वेटोरियल का,
इसमें 2 हटा देंगे तो आपका इक्वेटोरियल वाला हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछता है ये वाला, ठीक है। इक्वेटोरियल का डेरिवेशन कीजिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये ज्यादा रहता है बालक। हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर में लिखेंगे गॉसेस लॉ इन मैग्नेटाइजेशन, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटाइजेशन और डैश दे दीजिए। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए गॉसेस लॉ, और ध्यान देंगे उसमें भी पढ़े थे हम लोग E डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट डी एस इक्वल टू 0। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, द टोटल फ्लक्स passing through the total flux passing through closed surface, the total flux passing through closed surface is 0, passing through closed surface is 0। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे और ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ये फॉर्मूला लिख लीजिए। हो गया बालक। अब सवाल ये कि सर ये कैसे हो गया, तो आप इलेक्ट्रिक पढ़े होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये क्लोज सरफेस हो गया और इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया गया था कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है बालक? तो बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल में साउथ नॉर्थ होता है जी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बहुत अच्छा। तो यहां पर आप बोलेंगे इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर फील्ड लेंस यहाँ से जनरेट होगा, इसे से घूमेगा जी। समझ में आ रहा है? तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। तब पास करेगा इस सरफेस से? नहीं। तो आपको लिखवाए भी थे कि अगर क्लोज पाथ के अंदर कोई डाइपोल है तो इसके अंदर टोटल चार्ज भी 0 होता है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? जितना प्लस उतना ही माइनस। तो जब चार्ज 0 है तो फ्लक्स काउंट कीजिएगा नहीं। उसी तरीके से मैग्नेटिक में है कि जब दो पोल ले लिए हैं नॉर्थ और साउथ, और दोनों आपस में ही क्या बनाएगा? क्लोज लूप बनाएगा, तो बाहर के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही था हमारा। अब हमको क्या करना है? तो सबका डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन कहां से? तो टॉर्क से। यहां से पहले टॉर्क निकालेंगे, फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल निकालेंगे, फिर एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे और फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालेंगे, और ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। कोई दिक्कत बालक? इसमें इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा गया है। क्वेश्चन में आप खोलेंगे तो बहुत बार आपको ये मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग कौन सा सीखेंगे? ये वाला, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। तो रुक जाइए, यहां से कंटिन्यू करेंगे आगे, हम नया वीडियो बनाएंगे उसमें।